Salient Engineering Limited is a leading supplier of auto parts in the country. Auto parts का leading supplier. Its financial year ends on 31st May. 31 मई को उसका financial year end होता है. Extracts from financial statements for the year ended 31st May 2014 are as follows. 31 मई 2014 के extracts आपको given है. Statement of financial position की जहां तक बात है, that is basically ordinary share capital rupees 10 each, retained earnings 952. यानी अगर 2400 मिलियन का शेयर कैपिटल है 240 मिलियन शेयर्स हैं. इसके अलावा रिटेन अर्निंग्स इज 952. 8% TFCs. अच्छा, TFCs एक डेट इंस्ट्रूमेंट यहाँ पे मौजूद है. 100 each, redeemable at 101 in May 2018. आज है मई 2014. मई 2018 में रिडेम्पशन हो रही है, यानी 4 साल के बाद रिडेम्पशन हो रही है. 2015, 2016, 2017, 2018 4 साल में इसकी रिडेम्पशन हो रही है. एंड एट द सेम टाइम अगर मैं यहाँ पर देखूँ तो मेरे पास 11% नॉन रिडीमेबल डिबेंचर्स भी मौजूद हैं, ₹100 ईच, यानी इररिडीमेबल डेट है और वो रिडीमेबल डेट है. ठीक है. इनकम स्टेटमेंट की अगर हम बात करें तो हमारे पास प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स गिवन है, इंटरेस्ट ऑन TFCs एंड डिबेंचर्स गिवन है, प्रॉफिट बिफोर टैक्स है, टैक्स का रेट 30% है. आफ्टर टैक्स हमें इस साल के डिविडेंड्स दिए गए जो कंपनी ने इस साल पे किए. ट्रांसफर टू रिटेन अर्निंग्स 328. द मार्केट प्राइस The market price of SEL shares and debentures on 31st May 2014 were as follows. Market price निकाल के दे दी है. Ordinary shares 18.4 each, कम dividend. कम dividend से मतलब ये जो latest dividend आपको नजर आ रहा है ना 114 का, अगर मैं कंपनी के शेयर्स देखूं तो वो कितने हैं सर? 240 मिलियन शेयर्स हैं. तो ये 114 डिवाइडेड बाय 240, 0.475 का जो आपको ये डिविडेंड नजर आ रहा है ये इसके अंदर शामिल है. मुझे ये बताओ, हम डिविडेंड अकाउंट फॉर करते वक्त कम डिविडेंड प्राइस लेते हैं या एक्स डिविडेंड प्राइस लेते हैं? ऐसी प्राइस लेते हैं जिसमें डी नॉट का इम्पैक्ट ऑलरेडी शामिल होता है, या ऐसी प्राइस लेते हैं जिसमें डी नॉट का इम्पैक्ट शामिल नहीं होता? डी नॉट से मतलब D0. अगर ये याद है तो बताएं. सर वो आपने कहा था कि हम ग्रोथ का फैक्टर नहीं लगाते अगर इसमें डिविडेंड शामिल हो ऑलरेडी. वो D1 था, 1 साल बाद का. ये 1 साल बाद की बात नहीं हो रही है, ये इसी साल जो डिविडेंड आपने 114 मिलियन दिया है उसकी बात हो रही है. सर नहीं याद. इसको एक्सक्लूड करेंगे. डिविडेंड हो, आई मीन शेयर्स की मार्केट प्राइस हो, डिबेंचर्स की मार्केट प्राइस हो, TFCs की मार्केट प्राइस हो, जो लेटेस्ट डिविडेंड या लेटेस्ट इंटरेस्ट आपने पे किया है उसको आप प्राइस में इंपैक्ट नहीं लेते. देखो होता क्या है, हम डी नॉट को ग्रो करवाते हैं ना, डी नॉट को हम मल्टीप्लाई करते हैं 1 + G से, राइट? प्राइस ग्रो करेगी, आई एग्री, लेकिन प्राइस के साथ जो आपने आज डिविडेंड दे दिया वो थोड़ी ग्रो करेगा. प्राइस ग्रो करेगी. जब डिविडेंड मिलने वाला होता है तो शेयर प्राइस के अंदर एक छोटा सा अपसर्ज आ जाता है. वो अपसर्ज डिविडेंड का ही अपसर्ज होता है. जैसे ही कंपनी डिविडेंड पे कर देती है, जो 30 डेज का क्लोजर पीरियड है, वो क्लोजर पीरियड मुकम्मल होता है, कंपनी पेमेंट कर देती है, बैंक अकाउंट में पेमेंट्स गिर जाती हैं, बस उसके बाद से वो डिविडेंड का इफेक्ट प्राइस से निकल जाता है. सो बेसिकली ये जो प्राइस है आपके पास कम डिविडेंड है, यानी इसके अंदर एक्चुअल मार्केट प्राइस प्लस ये लेटेस्ट डिविडेंड 0.475 ये दोनों शामिल है. तो अगर मैं देखूं तो 18.4 इसकी प्राइस नहीं होगी, बल्कि इसमें से आप माइनस कर दो 0.475, ये इसकी जेन्युइन प्राइस होगी 17.93 या 17.925. हमेशा आप एक्स डिविडेंड प्राइस पिकअप करते हैं. ठीक है. फिर कहते हैं TFCs की प्राइस है 97.5 एक्स इंटरेस्ट. एक्स इंटरेस्ट मतलब इसमें इंटरेस्ट का इम्पैक्ट नहीं है. नॉन रिडीमेबल डिबेंचर्स में 99 ईच, कम इंटरेस्ट, यानी आपने 11% जो डिबेंचर्स का इम्पैक्ट है, जो इंटरेस्ट का इम्पैक्ट है वो उसके अंदर लिया हुआ है. वो कितना है सर? 100 रुपए नॉमिनल वैल्यू है. इसके ऊपर जो इम्पैक्ट है 11% इंटरेस्ट का रेट है, यानी सर 11 रुपए इस 99 में इंटरेस्ट का अमाउंट शामिल है. तो इस 99 में से आप 11 को माइनस कर दो तो आपके पास 88 का अमाउंट बहरहाल बच जाता है. 88 रुपीज का अमाउंट बहरहाल बच जाता है. सो फ्रॉम एन ओवरऑल पर्सपेक्टिव 88 रुपीज का अमाउंट हमें यहाँ पे पिकअप करना होगा. ठीक है. आगे कहते हैं द डिविडेंड पेड फॉर द ईयर एंडेड 31 मई 2018 वाज 4.4%. पिछले साल जो आपने डिविडेंड पे किया था वो 4.4% था ऑफ द नॉमिनल वैल्यू. इस दफा कितना पे किया है? आइए इस दफा का देख लेते हैं. सर पिछले साल किया था 4.4%. इस दफा आपने डिविडेंड पे किया है 114 का ओवर अ नॉमिनल वैल्यू ऑफ 2400. तो ये बन जाता है सर 4.75% का आपने इंटरेस्ट पे डिविडेंड पे किया है. डिविडेंड के बारे में बताते हैं. इट इज एंटिसिपेटेड that dividend rate would continue to increase in the foreseeable future at the same rate year on year.
सालाना बेसिस पे जो इसकी ग्रोथ है, डिविडेंड के इंक्रीज करने का प्रोपोर्शन है, वो इसी तरीके से बहरहाल इंक्रीज होता रहेगा। ये कैसे होगा, ये बहरहाल हम इसके ऊपर बात कर लेते हैं, इसको समझ लेते हैं ओवरऑल लेवल पे किस तरह से करेंगे। अच्छा, मुझे रिक्वायरमेंट लिस्ट डाउन करो कि इस सवाल में हमें क्या क्या निकालना होगा। सर, फॉर द कैलकुलेशन ऑफ WACC, for the calculation of WACC, we need sort of market value, हमें इनकी मार्केट वैल्यू चाहिए, हमें इनकी कॉस्ट चाहिए, हमें कॉस्ट के साथ कॉस्ट की परसेंटेज चाहिए, तो हम बहरहाल WACC कैलकुलेट कर सकते हैं। कॉस्ट की परसेंटेज चाहिए, कॉस्ट चाहिए, टोटल निकालेंगे, कैलकुलेट कर लेंगे। कंपनी के पास है क्या क्या? सर, ऑर्डिनरी शेयर्स हैं, ठीक है सर। ऑर्डिनरी शेयर्स के साथ साथ कंपनी के पास हैं TFCs, टर्म फाइनेंस सर्टिफिकेट्स, ordinary shares, term finance certificates, and at the same time the company has got non-redeemable debentures, right? Non-redeemable debentures, इन तीनों की मार्केट वैल्यूज हमें गिवन है, और एट द सेम टाइम इन तीनों का कॉस्ट हमें कैलकुलेट करनी है, कॉस्ट ऑफ इक्विटी हमें कैलकुलेट करनी है, KD हमें कैलकुलेट करना है, तो हम इसकी WACC की कैलकुलेशन कर लेंगे। सर, सबसे पहले मार्केट वैल्यूज की बात कर लेते हैं। मार्केट वैल्यूज की अगर हम बात करें, सबसे पहले हमारे पास है ऑर्डिनरी शेयर्स। ऑर्डिनरी शेयर्स की उन्होंने हमें जो प्राइस दी हुई है वो कम डिविडेंड दी हुई है, कम डिविडेंड। कितनी है जी कम डिविडेंड? 18.4, 18.4 कम डिविडेंड दी हुई है। हम लेटेस्ट डिविडेंड देखते हैं कितना दिया है कंपनी ने। सर, लेटेस्ट डिविडेंड दिया 114, इसको आप डिवाइड कर दो नंबर ऑफ शेयर्स से। नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं सर? 240 है, 2400 आ रहा है, डिवाइड बाय 10 करोगे 240 आ जाएगा, 240। हेंस 114 डिवाइडेड बाय 240, 0.475 का आपके पास इसके अंदर डिविडेंड मौजूद है, इसको आप माइनस कर दें। अब आपके पास इस तरह से वैल्यू आ जाएगी एक्स डिविडेंड। हम हमेशा एक्स डिविडेंड पिक करते हैं। एक्स डिविडेंड के लिए मैंने इन दोनों को क्या कर दिया जी, माइनस कर दिया। 17.93 नंबर ऑफ शेयर्स निकाल लो। शेयर्स नहीं है, ऑर्डिनरी शेयर है। नंबर ऑफ शेयर्स निकालने सर, 2400 डिवाइडेड बाय 10, 240 मिलियन। ये मिलियंस में बात हो रही है, राइट? 240 मिलियन। तो आपकी ऑर्डिनरी शेयर की एक्स डिविडेंड मार्केट वैल्यू कितनी बन जाएगी सर? आप 17.93 को मल्टीप्लाई कर दें एट द सेम टाइम 240 मिलियन से, 4302 मिलियन वैल्यू बन जाएगी आपकी। 4302 आपकी वैल्यू बन जाएगी। ये ऑर्डिनरी शेयर्स की वैल्यू हो गई। अगर मैं TFCs की बात करूं, TFCs के बारे में उसने मुझे क्या दिया हुआ है सर? TFCs के बारे में कहता है एक्स इंटरेस्ट वैल्यू है इसकी। एक्स इंटरेस्ट वैल्यू है कितनी सर? एक्स इंटरेस्ट है 97.5। हमें एक्स इंटरेस्ट ही चाहिए, हम बहरहाल इंटरेस्ट के साथ प्राइस को वो नहीं करते, अलग से देखते। 97 नंबर ऑफ TFCs निकाल लो सर। नंबर ऑफ TFCs बड़ा आसान है, 960 की मेरी टोटल वैल्यू है, एक TFC मेरा 100 रुपए का है। 960 की वैल्यू है, एक TFC मेरा 100 रुपए का है। सो 960 divided by 100, hence it makes it 9.6 million TFCs, 9.6 million TFCs। अब आप मल्टीप्लाई करा दो, एक्स इंटरेस्ट इनकी मार्केट वैल्यू कितनी बन जाती है, दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करवा दें। सो 97.5 मल्टीप्लाई बाय 9.6, दैट मेक्स इट 936 मिलियन ओवरऑल लेवल पे, 936 मिलियन। ये TFCs की मार्केट वैल्यू हो गई। यहाँ पे लिंक कर दो इसको, ठीक है जी, डन हो गया। नॉन रिडीमेबल डिबेंचर्स की अगर हम बात करें, 99 ईच टर्म इंटरेस्ट। नॉन रिडीमेबल वैसे वर्ड सही नहीं है, इररिडीमेबल होता है, लेकिन ले लेते हैं, चलो आई कैप है।
नॉन रिडीमेबल डिबेंचर्स आपके इन्होंने हमें प्रोवाइड किया है कम इंटरेस्ट, इसमें से भी 12 हमें इंटरेस्ट का इम्पैक्ट निकालना पड़ेगा 99 ईच, ठीक है 99। अब इंटरेस्ट, लेटेस्ट इंटरेस्ट कितना पे किया है सर? हमें पता है कूपन रेट को बुक वैल्यू से मल्टीप्लाई करते हैं। कूपन रेट कितना है? 11%। बुक वैल्यू कितनी है सर एट द सेम टाइम? 100 रुपीज। 11% मल्टीप्लाई बाय 100, 11 रुपए का आपने उसके ऊपर इंटरेस्ट पे किया है, सही है। इसी तरीके से अब आप इसकी वैल्यू को माइनस कर लें आपस में, 88 रुपीज बिकम्स एक्स इंटरेस्ट, एक्स इंटरेस्ट। अब आप यहाँ पे निकाल लो नंबर ऑफ डिबेंचर्स। सर वो कैसे निकलेगा? बहुत इजी है सर, 640 की बुक वैल्यू है, 640 की बुक वैल्यू है, इसको डिवाइड करा दो 100 से, क्योंकि इसकी नॉमिनल वैल्यू इज 100, हेंस 640 divided by 100, that makes it 6.4, that makes it 6.4। अब आप इनको मल्टीप्लाई करते हैं, इसकी मार्केट वैल्यू, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दें सिंपल, 88 मल्टीप्लाई बाय 6.4, दैट मेक्स इट 563.2, 563.2। ये यहाँ पे लाके लिंक कर दो, ये तीनों आपके पास हो गई यहाँ पे लिंक, ठीक है। अब हमें इनकी कॉस्ट कैलकुलेट करनी है, कॉस्ट ऑफ इक्विटी, कॉस्ट ऑफ डेट। कॉस्ट ऑफ डेट एक रिडीमेबल डेट की, एक इररिडीमेबल डेट की है, so ये तीनों चीजें मौजूद है हमारे पास। सो सर हमें क्या निकालना होगा? हमें ओवरऑल लेवल पे ग्रोथ वगैरह की कैलकुलेशन करके सब कुछ ही कैलकुलेट करना होगा। मगरिब की नमाज के बाद स्टार्ट करें कॉस्ट ऑफ इक्विटी, कॉस्ट ऑफ डेट की कैलकुलेशन। 3 मिनट में मेरा ठीक है ख्याल सर। आसान हो जाएगी, या 3-4 मिनट है आसान में, तो नमाज पढ़ लेते हैं, 7:45 तक कनेक्ट करते हैं, 7:45 तक, फिर इंशाल्लाह ताला ठीक है कंटिन्यू सर। करते हैं। ओके, ऑल राइट, लेट्स रिज्यूम नाउ। नमाज से पहले हमने कैलकुलेशन की थी, उसमें हम तीनों की मार्केट वैल्यूज दे चुके थे। अब हमें यहाँ पे केई कैलकुलेट करनी है और दोनों एरियाज की केडी कैलकुलेट करनी है, राइट। अगर मैं सबसे पहले कॉस्ट ऑफ इक्विटी की बात करूँ, कॉस्ट ऑफ इक्विटी के लिए मेरे पास जो फार्मूला होता है फॉर द कैलकुलेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ इक्विटी, आई नो दैट दिस कॉस्ट ऑफ इक्विटी इज डी नॉट मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस जी डिवाइडेड बाय मार्केट वैल्यू, डिवाइडेड बाय मार्केट वैल्यू। ये पूरा एक सिंगल ब्रैकेट है, डिवाइडेड बाय मार्केट वैल्यू विद सिंगल ब्रैकेट प्लस जी, यानी कि ग्रोथ का कंपोनेंट, राइट। हमें ये फार्मूला पता है कि यार इस तरीके से ये अप्लाई किया जाता है, फार्मूला बुक हमारे पास होगी, वी कैन ड्रॉ दिस रिलेशनशिप, राइट। अब यहाँ पर अगर मैं देखूँ, मेरे पास डी नॉट मौजूद है, जिसे बिल्कुल 0.475 लेटेस्ट डिविडेंड पे किया है, 0.475 लेटेस्ट डिविडेंड पे किया है, ऊपर मैंने कैलकुलेट भी किया हुआ है, राइट। अब मुझे ग्रोथ का फैक्टर कैलकुलेट करना है, सिर्फ ग्रोथ कितनी है, ग्रोथ मुझे यहाँ पे नहीं पता। आइए जरा कैलकुलेशन ऑफ ग्रोथ करते हैं, सही है। कैलकुलेशन ऑफ ग्रोथ, ग्रोथ के लिए इसने मुझे दो चीजें दी हुई हैं, इसने मुझे डिविडेंड बताया हुआ है 2014 का, और उसने मुझे डिविडेंड बताया हुआ है 2013 का। उसने कहा इसी परसेंटेज से ग्रो होगा, डिविडेंड फॉर द ईयर 2014, डिविडेंड फॉर द ईयर 2013। 2014 का डिविडेंड सर ये हमने कैलकुलेट किया हुआ 114/240, 114/240, राइट। ये हम कैलकुलेट कर चुके हैं, 114/240, दैट मेक्स इट 0.475, राइट। ये हम कैलकुलेट कर चुके हैं। 13 के बारे में कहता है, 2013 के बारे में कि यार यहाँ पे हमने डिविडेंड पे किया था 4.4%, या 4.4%। सो 10 रुपए की वैल्यू मल्टीप्लाई बाय 4.4%, 10 रुपए की वैल्यू मल्टीप्लाइड बाय 4.4%, दैट मेक्स इट 0.440। 0.44 लास्ट टाइम किया था, 0.475 इस दफा किया है। आपको अगर ग्रोथ कैलकुलेट करनी है, आप इन दोनों को डिवाइड करें, 0.475 डिवाइडेड बाय 0.44, पावर इसके ऊपर कुछ भी नहीं है, अमूमन हम 1/t की पावर ले रहे होते हैं, पावर इसके ऊपर कुछ भी नहीं है, तो सिंपल -1 कर दें। एक ही साल है, इसलिए 1/t करने की जरूरत नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा उससे, ठीक है, एक साल है ये। तो आप ये लें, डिवाइड करें इससे, माइनस करें इसके साथ, hence your growth applies 7.95%,
योर ग्रोथ इज 7.95%, इसलिए यहाँ पर आपका ग्रोथ का फैक्टर आएगा 7.95%, 1 + 7.95%, ठीक है, divided by at the same time the market value. And what's the market value at the moment? So dividend मैंने एक शेयर का लिया, तो market value में एक शेयर की लेता हूँ. So dividend market value जिस वक्त मेरे पास stand कर रही है, that is 17.93. That is 17.93. ये पूरा एक ब्रैकेट हो गया, ठीक है. Now it says plus 7.95%. Plus 7.95 means सर आपने ग्रोथ के फैक्टर को वहां पे ऐड करवा दिया. इसको कैलकुलेटर पे कर लो बहुत आराम से. 0.475 multiplied by 475 multiplied by 1.0795, right? डिवाइड कर दें आप इसको 17.93 से, और उसमें प्लस कर दें आप 7.95 को. 10.81. 10.81. So your KE turns out to be 10.81. इस कैलकुलेशन को अपने पास भी कर लो सुकून से, तसल्ली से. लेट मी नो इफ देयर इज एनी प्रॉब्लम, अगर कोई इसमें प्रॉब्लम. सर डिविडेंड फॉर द ईयर 2013 को रिपीट कर दें, कैसे निकालना है? 0.440. 10 रुपए नॉमिनल वैल्यू है, 10 रुपए के ऊपर परसेंटेज लगा दी. 4.4% का डिविडेंड दिया है. परसेंटेज हमेशा जो डिविडेंड की दी हुई होती है वो एज अ परसेंटेज ऑफ नॉमिनल वैल्यू दी हुई होती है. यानी आज अगर फॉर एग्जांपल आपकी एक ऐसी कंपनी जिसका नॉमिनल वैल्यू शेयर का 10 रुपए, वो बोलती है हमने 10% डिविडेंड दिया, उसने 1 रुपए का डिविडेंड दिया. अगर वो कहती है 20% डिविडेंड दिया है तो 2 रुपए का डिविडेंड दिया. दैट्स द आइडिया. जो थोड़ा स्क्रॉल करके क्वेश्चन दिखाएंगे, क्वेश्चन नीचे कुछ लिखा हुआ था डिविडेंड के हवाले से. यहाँ पर ये रहा 2013 में. डिविडेंड पेड फॉर द ईयर सही है 4.2. It is anticipated that dividend rate would continue to increase in the foreseeable future at the same rate. तो जो ग्रोथ हमने 7.95 की यहाँ कैलकुलेट की है, यही 7.95 की ग्रोथ ओवरऑल लेवल पे अप्लाई होती चली जाएगी. और ये आपका KE निकल जाएगा 10.81. अब इस KE को आप यहाँ प्लेस कर दो 10.81%, या 10.81%. इधर हम एक छोटी सी हेडिंग डाल देते हैं, कैलकुलेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ इक्विटी दैट इज KE, ठीक है. अब आ जाओ उसके बाद आगे. अभी हमारे पास TFCs का KD एंड एट द सेम टाइम रिडीमेबल, नॉन रिडीमेबल या इरेडीमेबल डिबेंचर्स का KD. तो सबसे पहले TFCs को पिक करते हैं. सर TFCs कितने टाइम में रिडीमेबल है? सर 4 साल में रिडीमेबल है. 2018 में TFCs जो है वो रिडीमेबल है. तो इसके लिए हमें इसके कैश फ्लोज को प्लॉट करना पड़ेगा चारों सालों का, 2015, 2016, 2017, 2018, ठीक है. और ईयर 0 बन जाएगा हमारा 2014. सो ईयर 0, 4 साल की कैश फ्लोज हम यहाँ प्लॉट करेंगे. 3 and 4, राइट. अगर मैं मार्केट वैल्यू की बात करूं तो क्या मेरे पास मार्केट वैल्यू ऑलरेडी गिवन है? जी सर बिल्कुल गिवन है, मैंने अभी कैलकुलेट की है ऊपर मार्केट वैल्यू. एंड द मार्केट वैल्यू ऑफ दिस TFCs इज बेसिकली 936. ये सिंगल ले लो, चलो 97.5 ले लो, एक डिवेंचर के हिसाब से चल लेते हैं तो भी सेम आना है, वैसे करो तो भी सेम आना है. 97.5 इसमें मुझे एक्स इंटरेस्ट वैल्यू दी हुई है. जी सर मुझे इंटरेस्ट मिलेगा, इसको मैं पोस्ट टैक्स कर दूंगा. पोस्ट टैक्स कितना है सर? सर बेसिकली देखा जाए तो 100 रुपए की मेरी नॉमिनल वैल्यू है. इसके ऊपर जो रेट है दैट इज 8%, उसको मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा 0.7 से. 0.7 डिनोट्स द 1 - T वाला फैक्टर. चलो उसको ऐसे कर दो 1 - 0.3, 30%. ठीक है जी. so, यहाँ पे कोई इंटरेस्ट नहीं मिलना, यहाँ मिल जाएगा 100 रुपए का 8%, 8% मल्टीप्लाई बाय 0.7, 5.6, 5.6, 5.6, 5.6. और यहाँ पर आ जाएगा रिडेम्पशन अमाउंट. अगर मैं रिडेम्पशन की बात करूँ तो रिडीमेबल किस पे है सर? एट पार. दिस इज रिडीमेबल एट पार. हेंस मैं यहाँ पर इसका जो अमाउंट पिकअप करूंगा वो नहीं, सॉरी ये कह रहे हैं रिडीमेबल एट 101, तो आप 101 यहाँ पे लिखेंगे 101. जी सर.
रिडीमेबल इज 101। ठीक है, ये आपके नेट कैश फ्लोज बन गए। अब सर हमें पता है जब हमारे पास मार्केट वैल्यू गिवन होती है, जब हमारे पास मार्केट वैल्यू गिवन होती है तो हम आईआरआर की कैलकुलेशन से पोस्ट टैक्स केडी निकाल सकते हैं। पोस्ट टैक्स केडी इज दी आईआरआर, पोस्ट टैक्स केडी इज दी आईआरआर। जल्दी से इसका आईआरआर कंप्यूट करो, मुझे बताओ कितना आ रहा है। दो टर्मिनल्स इसकी प्रेजेंट वैल्यू लेनी है, इंटरपोलेशन फार्मूला अप्लाई करना है। ये फार्मूला हम पास में बहुत दफा अप्लाई कर चुके हैं, सिंपल इस फार्मूले से आपको कैलकुलेट करना है। पहले 10% पे एनपीवी निकाल के देखें, 10% पे क्या सूरत हाल बनती है। -10.765 है 10% पे। ठीक है, तो वह 5% पे निकालो, वहाँ पॉजिटिव आ रही होगी, इन दोनों के बीच में कहीं आईआरआर होगा। हाँ 5 पे 5.45 आ रही है। ठीक है, और अब आप एक्सट्रपोलेशन फॉर्मूले में डाल के इसको कैलकुलेट कर लें। एक मिनट बस। श्योर, आराम से करें, कोई जल्दी नहीं है। 6.68। 6.68, so यहाँ पर तो मेरे पास एक ऑप्शन अवेलेबल है, मैं आईआरआर निकाल सकता हूँ। That makes it 6.56। ठीक है, more or less 6.6 is your IRR basically। yeah, 6.6 के करीब करीब आपका IRR आ जाता है। Now this IRR is basically your post tax KD। तो हम यहाँ पे 6.6% IRR ले लेते हैं। ये हमारा वही रिविजन है जिस तरह से हम कैलकुलेट करते आ रहे थे। और अब आ जाते हैं नॉन रिडीमेबल डिबेंचर्स के ऊपर। पोस्ट टैक्स KD TF6। ठीक है, अब हम इसी तरह कैलकुलेट करते हैं पोस्ट टैक्स KD डिबेंचर्स। सर डिबेंचर्स के बारे में हमें पता है ये इररिडीमेबल है। इररिडीमेबल जब हमारे पास डिबेंचर्स होते हैं तो वी नो कि हमारा जो सिंपल फार्मूला होता है दैट इज इंटरेस्ट अपॉन मार्केट वैल्यू, इंटरेस्ट अपॉन मार्केट वैल्यू। अगर आप पोस्ट टैक्स इंटरेस्ट और मार्केट वैल्यू पिकअप कर लेंगे तो आपका अमाउंट आ जाएगा केडी। अगर आपको पिक करना है पोस्ट टैक्स केडी इज इक्वल्स टू पोस्ट टैक्स इंटरेस्ट डिवाइडेड बाय मार्केट वैल्यू। पोस्ट टैक्स इंटरेस्ट को आप डिवाइड बाय मार्केट वैल्यू करें तो आपको यही अमाउंट बन जाना चाहिए। ठीक है ना। पोस्ट टैक्स इंटरेस्ट हमारा कितना है सर, 100 रुपए का डिवेंचर है, इसके ऊपर 11% का कूपन रेट है, यहाँ पर लिखा हुआ है ये रहा 11% नॉन रिडीमेबल डिवेंचर, 100 रुपए का कूपन रेट है, सॉरी नॉमिनल वैल्यू है, तो ये 11 रुपीज बन जाता है। 11 को आप मल्टीप्लाई करा दें 1 माइनस 30% से, दैट इज पोस्ट टैक्स, और डिवाइड करा दें मार्केट वैल्यू से। मार्केट वैल्यू ने ऊपर कैलकुलेट की हुई 88, इसी सवाल में ऊपर कैलकुलेट की हुई है नॉन रिडीमेबल डिवेंचर्स की मार्केट वैल्यू 88। हेंस योर पोस्ट टैक्स केडी वुड बिकम 11 multiplied by 0.7 divided by 88, that makes it 8.75। या बिल्कुल सर 8.75%। दिस इज योर पोस्ट टैक्स केडी। अब आप इसको यहाँ पे मल्टीप्लाई करवाएं 8.75%, तीनों की कॉस्ट, दोनों कॉस्ट से मल्टीप्लाई कर लें। ठीक है, ये आपका सम आ जाएगा यहाँ पे 756.10। ये कैपिटल स्ट्रक्चर का टोटल आ जाएगा, जो आपका कैपिटल स्ट्रक्चर है तकरीबन 5801। अब आपको अगर वैट कैलकुलेट करना है तो आप इन दोनों को डिवाइड कर दें। Hence your WACC would become 576.10 divided by 5801, 5801, right? $9.93, almost 10%.
9.93 ऑलमोस्ट 10%। यह आपने इस कंपनी का सेलिएंट इंजीनियरिंग लिमिटेड का बैक कैलकुलेट कर लिया।